स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। आज हम घटना चक्र को देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन और इसी में हम देख लेंगे साइमन कमीशन। एक ही लेक्चर में दोनों क्लास को कवर करेंगे जितना भी हमसे अभी तक आया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल के रूप में देखने जा रहे हैं, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस कारण से किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। पहला सवाल है आपका, तो ध्यान से पढ़िएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, बिल्कुल सही, इसी कारण से हुआ था, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम ना करने देकर 1919 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सरकार का दमन के लिए नहीं, भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखते चलेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं पहले। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम, इसे हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते हैं, है ना। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार क्या किया था, बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराश का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश के अंदर लड़ाई लड़ने के विचार प्रस्तुत किया। तो अब याद रखेंगे, सी.आर. दास और चित्तरंजन दास जो थे, उनको कहते हैं, और मोतीलाल जो नेहरू थे, उन्होंने दोनों मिल करके क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। याद रखेंगे। इनके सचिव कौन थे, इसके सचिव आपके सुभाष चंद्र बोस भी थे, विट्ठल भाई भी थे। अब सुभाष चंद्र बोस कब थे हम देखेंगे आगे जा कर के, जब साइमन कमीशन आता है उसके बाद की हम बात करेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रस्तुत किया, वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम विधानमंडल पहुंचने की योजना बनाई, किंतु 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसने क्या किया, कांग्रेस की अध्यक्षता त्यागपत्र दे दिया, किसने, सी.आर. दास ने। ठीक है, जब इनके इस योजना को प्रस्तुत किया तो लोगों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इन्होंने क्या काम किया कि जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के त्यागपत्र दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 महीना याद रखिएगा, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम ना करने देने का, है ना, भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो ठीक है, पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल देखिए, क्या है यहाँ पे, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, सी.आर. दास। ठीक है, सी.आर. दास त्यागपत्र दे दिए थे। अगला सवाल देखते हैं। तो अब देखिए, अब उसको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि कैसे दिया क्या नहीं दिया, है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान डैश की असफलता के बाद हुआ। क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की गठन असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद रखते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं,
असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। जब असहयोग आंदोलन जब असफल हो जाता है आपका, तब सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया? जनवरी 1930 में। जनवरी 1930 में सी.आर. दास, चेतन दास बोलते हैं इनको, नाम भी दे सकता है चेतन, सी.आर. दास दे देगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब नाम दे देगा 3-4 प्रकार का, तो चेतन दास, ठीक है, याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और नेहरू उसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति वचनबद्ध को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो वही असहयोग आंदोलन बीपीएससी का सवाल ही 2016 में पूछा गया है, याद करते हुए चलेंगे। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया, किसने किया? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? बस सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए बीपीएससी का सवाल है, 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना, देखिए ये भी बीपीएससी का सवाल है, तो किसने किया है? सी.आर. दास और, यहाँ पे देखेंगे चेतन दास और मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बीपीएससी का सवाल है। अगला है निम्न में से कौन निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? कौन स्वराज पार्टी से संबंधित गठन है, बताइएगा आंसर से। कौन है? 2 और 4, 2 और 4। देखिए एक मैं बात बताता हूँ आपको। सुभाष चंद्र बोस भी आगे जाके इसे जोड़ते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भी आगे जाके जुड़ते हैं, तो कब जुड़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे जो पूछ रहा है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित, गठन से पूछ रहा है ना, इसमें कौन कौन थे ये नहीं पूछ रहा, गठन से संबंधित है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो आंसर भी आपको सुभाष चंद्र बोस में आपको 1 2 3 लगा देना है, ऐसे करके नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में क्या किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चिदंबरम दास, विट्ठल भाई और श्री राजगोपालाचारी, तो यही नहीं थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्री राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर तथा एन.सी. केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। यहाँ पर देखिए श्रीनिवास अयंगर भी इसके नेता थे, याद रखेंगे, और एन.सी. केलकर भी इसके नेता थे स्वराज दल के। तो इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, मोतीलाल नेहरू नहीं देगा, कौन नेता थे पूछ देगा, स्वराज दल के नेता थे एन.सी. केलकर, श्रीनिवास अयंगर। अब मोतीलाल और श्री दंदन दास दिया ही नहीं है, तो आप याद करते हुए चलेंगे। देखिए एक सवाल से ना दूसरे सवाल को कनेक्ट किया जा सकता है, और हम लोग कर भी रहे हैं। स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे कौन? यही ये आपका एन.सी. केलकर और श्रीनिवास अयंगर। 1925 से विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज्यों का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं।
देखिए अगला सवाल क्या है। कौन एक निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता, जनवरी 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। MC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे, तो वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। बिहार में स्वराज दल गठन किसने किया? BPSC का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे आप लोग जरूर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह, क्या है ऑप्शन? श्री कृष्ण। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ये सवाल आ सकता है क्योंकि बिहार से संबंधित है। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि बिहार में भी स्वराज दल का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह। श्री, आप ये कौन थे श्री कृष्ण सिंह? इनका बिहार में कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ के रहने वाले थे? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी जो है का गठन जनवरी 1930 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन जिसका नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। अब देखिए, अब हम क्या पढ़े यहाँ पे, सब एक बार समरीज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 12 सवाल देखा। 12 सवाल में लगभग एक ही प्रकार का सवाल था, एक दो सवाल डिफरेंट था। जहाँ पे आपका उसका एक्सप्लेनेशन जो पढ़ा आपने, वहाँ पे क्या था कि NC केलकर और आपका कौन थे, अयंगर, दोनों भी स्वराज पार्टी के नेता थे। याद रखेंगे, विट्ठल भाई पटेल भी नेता थे इसका, जो अगला आगे जाकर के क्या क्या चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं केंद्रीय विधानमंडल का। तो तीन आप अन्य से याद रखेंगे, बाकी सवाल एक ही तरह से आ रहा है, कौन नेता थे, किससे गठन से संबंधित थे। तो दो सवाल यहाँ पे थे आपके, यहाँ पे NC केलकर, अयंगर और विट्ठल भाई पटेल, ये तीनों यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। और क्यों किया गया था गठन इसका? असहयोग आंदोलन असफल हो गई, उसके बाद ये गठन किया गया। दूसरा क्या कारण था कि हम अंदर जा करके, सरकार के अंदर विधानमंडल पहुंच करके कोई भी प्रस्ताव को पारित हम करने नहीं देंगे, ये इसका गठन का कारण था। तो दो कारण, दो सवाल को मैंने अलग से देखा, बाकी सब सवाल एक ही प्रकार से था। आप इसे याद करते हुए चलेंगे। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि क्वेश्चन आंसर को सुनना है और अपने दिमाग में रखना नहीं है, इसको याद करते चलना है, ठीक है। चलिए, कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अब निम्नलिखित घटनाओं का सबसे पहले कौन सा घटना घटा था, आप लोग मुझे बताइए। लखनऊ समझौता पहले कब होता है? 1916 में होता है। आप लोग बस 1916 में होता है। स्वराज दल की स्थापना कब होता है? 1923 में होता है। 1923 में होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है आपका? तो 1919 में होता है। 1919 में होता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होता है? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। तो आप अब 1916 सबसे पहले होगा, उसके बाद 1919 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं 1 3 4 2। 1 3 4 2 देख लेते हैं आंसर यहाँ पे। 1 3 4 2 मैंने यहाँ पे कहा था, 1 3 4 2 यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपको समय याद है सारी घटनाओं का, लखनऊ समझौता, शिमला समझौता, बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव इत्यादि जितने भी आए हैं, क्रिप्स मिशन, आपको दे देगा बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, आपको एक योजना, और शिमला ये साइमन कमीशन कालक्रम में सजाइए। तो क्या करेंगे आप लोग? अगर डेट, अगर आपको याद है, तारीख याद है आपको, साल याद है, ईस्वी याद है आपको, तो आप सवाल को अच्छे से सॉल्व करके ले जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे सवाल डेट से ही पूछा गया है, तारीख से ही पूछा गया है। यहाँ पे 1923 क्या है, ईयर है, तारीख नहीं पता है तो आपको साल याद है, तो इस प्रकार से आप याद करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न निम्न में से
निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना। ठीक है, ये भी देखिए नया सवाल आ गया है। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना। ये चौथा या तीसरा सवाल जो होगा आपको जो अलग सवाल मिला, बाकी सब सवाल एक ही था। चौथा सवाल है एक जैसे हम ऊपर जो पढ़ के आ रहे हैं, तो ये भी आपका अलग सवाल था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में 42 स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो पूछेगा कि स्वराज पार्टी जो है कि सबसे बड़ा दल कहाँ खड़ा किया था? तो बंगाल में, याद रखेंगे। ठीक है, बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसकी अच्छी सफलता मिली। मद्रास एवं पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उन्हें उनके समर्थक उदारवादी एवं व्यक्तिगत रूप से विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। यहाँ पे पढ़ लिया आप लोग। आगे देखते हैं आगे देखते हैं। गला थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य, चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष के बचाव के कारण था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो देशबंधु क्यों कहा जाता है? याद रखेंगे देशबंधु का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता मिली। कैसे? तो अलीपुर बम कांड में आपके अरविंद घोष थे शामिल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको छुड़ाने का काम इन्होंने ही किया था। तो तब से इन्हें क्या कहा गया है कि इन्हें देशबंधु, बड़ी सफलता इनको मिली है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास मिल रखे स्वराज पार्टी की स्थापना जैन 1923 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपके अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में बता सकते हैं वो जेल से छूटने के बाद वो कहाँ चले गए थे? मद्रास गए थे और ऑरोविले आश्रम की स्थापना कर दिया था उन्होंने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। उसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? C.R. दास ने। 42वें बीपीएससी में पूछा गया है, ये भी आपका नया सवाल है, इसे आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पे कथन पूछ सकता है कथन स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो सवाल को घुमा सकता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। अगर स्वराज शब्द आया तो मैं 100% बोलता हूँ कि लोग गांधी जी को टिक कर देंगे या फिर नेहरू जी को टिक कर देंगे, मुझे पता है। तो याद रखेंगे स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए C.R. दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कांग्रेसी नेताओं द्वारा
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई चरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन। याद रखेंगे। ये भी सवाल आपका नया है, ये भी सवाल आपका नया है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ कह रहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस का मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया। कांग्रेस में पुनः विघटन। तो आप लोग जानते हैं कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, एक गरम दल एक नरम दल बन गया था। तो 1916 में ये मिल गए थे। ये किसके सहायता से मिले थे? याद रखेंगे, आपके मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये मिले थे। सॉरी नहीं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कारण, और मोहम्मद अली जिन्ना, और क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आए थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखेंगे 1907 में क्या होता है ना कि सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बढ़ जाता है। दो दल में एक होता है गरम दल, एक होता है नरम दल। तो ये दोनों को पुनः मिलन कब होता है? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये दोनों का जो पुनः जो मिलन होता है 1916 में होता है। किसके प्रयासों से होता है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दूसरा सवाल था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आते हैं, एक साथ मंच पे आते हैं। तो ये किसके प्रयासों से हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। तो थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था, तो मैंने ठीक कर दिया है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मोतीलाल नेहरू। और 2 और 4 कहाँ है? 2 और 4 यहाँ पे है, 2 और 4 यहाँ पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, विट्ठल भाई जे पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल। वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, वे राष्ट्रीय नेता, वही सवाल है आपका जो आपके 1925 में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अध्यक्ष बना था, कौन थे आपके? विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वही सवाल है आपका, है ना। चलिएगा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में ये बना था, 1927 में बना था ये। 3 फरवरी 1928 में हमारे देश में आया था। बम्बई में सबसे पहले पहुंचता है ये। बम्बई में पहुँच कर यहाँ पे ये हजारों लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया, काला झंडा दिखाया गया। बंगाल में इसका सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व करते हैं विरोधियों का। लाला लाजपत राय लाहौर में करते हैं। तो हम देखेंगे कि अन्य जगह, बहुत जगह जो भारत के अंदर इसका विरोध किया गया, फिर भी ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सफलता पाई। कुछ ऐसे भी पार्टियां थी जो इसे सपोर्ट की है, मद्रास के कुछ पार्टी थे। तो हम देखेंगे कौन कौन सा पार्टी इसे सपोर्ट किया, कौन सा पार्टी सपोर्ट नहीं किया, कहाँ विरोध किया गया, कौन सा नारा लगाया गया, कौन सा झंडा दिखाया गया, क्या घटना घटी, कौन मारा गया। हम सब तमाम सवाल इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, अगला सवाल के रूप में हम पहले देख लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पे है,
पहला सवाल आपका है, देखते चलेंगे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में आया था, 3 फरवरी 1928 में। मैंने तारीख बता दिया है, याद करते चलेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ है वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम नाम एक्ट 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा के लिए, क्या है, समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, जिसमें देखना था कि भारत में संवैधानिक विकास का स्तर किस लेवल तक सुधरा है या फिर सुधारा जा सकता है। तो ये आया था साइमन कमीशन देखने के लिए, ठीक है। यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल हुआ है, रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए वर्ष 1900 पूर्व में नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दिया। देखिए, जब 1919 का अधिनियम आया था तो इसी में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद आपका जो है कि साइमन कमीशन नाम का एक संस्था आएगी और वो चेक करेगी कि जो संविधान का जो जो है कि संविधान का जो काम किया जा रहा है यहाँ पे, वो कहाँ तक सफल रहा है। और फिर उसके बाद वो नियम तय करेगी और फिर आपको संविधान फिर आगे 10 वर्षों के लिए वो चुना जाएगा। तो ये इसी में कहा गया था। परंतु ये 10 वर्ष के बाद हम बात करते हैं 1919 से 10, तो 1929 होना चाहिए। तो इसका गठन 1927 में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाला था। कहाँ? लंदन में। और लेबर पार्टी की सरकार बनने वाली थी और लेबर पार्टी भारतीयों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल थी। तो वहाँ का कंजर्वेटिव जो पार्टी का उनको लगा कि अगर हम हार गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है कि 1927 में इसका गठन किया और 1928 में इसको भारत भेज दिया। ठीक है, बस यही इसमें कहानी है और कुछ नहीं। इसमें 7 सदस्य थे जो अंग्रेज ही थे। 7 सदस्य कौन थे ये आपको याद नहीं रखना है, कौन कौन थे कौन नहीं थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखते हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया, कब किया गया था? 1927 में। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, देखिए आप क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? तो आप याद रखेंगे सर जॉन साइमन। देखिए, जब साइमन कमीशन जब आया था तो ब्रिटेन में जितने भी पार्टी थे सभी का एक एक सदस्य लिया गया था। सबसे ज़्यादा सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी से था, याद रखेंगे, क्योंकि दल सरकार बहुमत में थी उस समय। चलिए, इसमें क्लेमेंट एटले भी आते हैं, इसमें क्लेमेंट एटले भी आते हैं जो आज़ादी के समय देखेंगे वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। एक मिनट। सवाल आता है आपका, 1987 में कौन सा ऐसा सदस्य था, 27 में जो साइमन कमीशन में जो था 1928 में जो आया था भारत, उसमें कौन सा ऐसा सदस्य था जो आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? तो क्लेमेंट एटली, याद रखेंगे। किसके सुझाव पर किसके सुझाव पर जो है कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे देखते हैं। सर जॉन साइमन,
और लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पढ़ लेते हैं, देखते हुए चलते हैं। कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीसीज वॉल्यूम 17 में लिखते हैं, पार्ट 1 में क्या लिखते हैं, पेज नंबर 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत के सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने दिया था। यहाँ पे बिर्केनहेड है तो बर्केनहेड ने दिया था, याद रखेंगे। ये उस समय जब भारत सचिव थे, जब साइमन कमीशन हमारे यहाँ आया था, तो भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड बर्केनहेड थे। यहाँ पे बिर्केनहेड दे दिया है, बर्केनहेड ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बर्केनहेड याद रखेंगे। तो अब बाबा साहेब के अनुसार ऐसा लगता है कि लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को बाहर रखने के लिए सुझाव दिया था, और कहीं पे क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था ऐसा। तो दोनों में से आप याद रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप उसे टिक करते हुए चलेंगे, है ना। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है। इसमें कोई भी सदस्य ये आपका भारतीय नहीं था, इसके कारण क्या हुआ, बहुत भारी इसको विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन ए कारण आर दिए गए हैं, तो क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। पहला आंसर ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। आर सही व्याख्या है ए की, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस ने बिल्कुल किया था। दूसरा ऑप्शन क्या था आपका, साइमन आयोग में एक ही भारतीय सदस्य नहीं था, तो बिल्कुल दोनों सही है ना, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो देखते हैं। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की जो है कि सरकार की संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। सही है, कथनों के नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए बोल रहा है यहाँ पे। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए किया गया था। उसके अध्यक्ष सर साइमन थे, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्कृति के लिए की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी हो जाएगा आपका आंसर। उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो कौन सा एक कथन सही, ऑप्शन देख लेते हैं आपका, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने की सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया, विधायिका का। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सर्जित करने की संशोधित की। ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा अधिक भत्ता होगा। तो नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी
बरसाया गया था। सैंडर्स ने बरसाया था, सैंडर्स और उसके अधिकारी ने जो थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कहानी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सैंडर्स की मृत्यु कैसे करते हैं हमारे देश के जो क्रांतिकारी नेता थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप याद रखेंगे लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय 1865 से 1928, है ना, पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अभिकथन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देख लेंगे यहाँ पे, देख लेंगे यहाँ पे, ये सही हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सत्य है, ए का सही व्याख्या आर करता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किया था, एम.एल. नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। अब ये क्यों किए थे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका बर्गन हेड था ना, उन्हें भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो आप सिर्फ विरोधी विरोध करते हैं। अगर आप लोगों में है, सहमति है, तो आप लोग मुझे संविधान बना के दीजिए, सरकार उस पर विचार करेगी। देखिए, विचार करेगी, उसको लागू नहीं करेगी, विचार करेगी। हाँ, एक इसमें शब्द है सहमति से। सभी भारतीय, जिसमें भारत में लगभग 22 से 23 पार्टी थी उस समय, सभी सहमति से, मतलब एक साथ अगर आप कोई संविधान का निर्माण कर देते हैं तो सरकार उसके ऊपर विचार करेगी। मोतीलाल नेहरू ने इसको, चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट बना दिया। अब बनाने के बाद मुस्लिम लीग को आपत्ति हो गई, तो क्या हो गई, ये फेल हो गया। तो वहाँ पे एक शब्द था सर्वसम्मति से, सहमति से। तो सहमति से मतलब सारा नेता आना चाहिए, सारा पार्टी आना चाहिए, तो मुस्लिम तो आया ही नहीं। तो फिर ये नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। और मुस्लिम लीग भी 14 सूत्रीय कार्यक्रम को मांग रखा था। इस पे कांग्रेस ने आपत्ति जता दी, ये भी असफल हो गया। तो हम देखेंगे कि फिर भी अंग्रेज लोग ना मुस्लिमों का जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम था उसको कहीं ना कहीं देने का प्रयास किया गया था। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिसमें भारतीय नाम के डोमिनियन संविधान का खाका था। डोमिनियन मतलब अधिराज्य होता है। डोमिनियन मतलब अधिराज्य का मतलब क्या है कि आप मेरे ऊपर राज्य करें, मतलब आप सबसे ऊपर का सरकार होंगे और मैं नीचे। तो अधिराज्य, डोमिनियन का मांग इसमें किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। मान लेते हैं कि ये पूरा भारत है, भारत है, ऊपर में ब्रिटेन क्या करेगी, शासन करेगी, तो अधिराज्य इसको कहते हैं, डोमिनियन हम इसे ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए एक औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया था? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, याद रखेंगे, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया था? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, याद रखेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रश्नगत विकल्प में दिए गए व्यक्तियों से पंडित नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया है, जो इससे संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, है ना, शामिल थे,
जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 2 और 3 क्या है? अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। तो हम देख लिए, डायरेक्ट आंसर ही देख लिए हम। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। चलिए सवाल नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया गठन से संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे आपके? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो आप आंसर को देखते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2। तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे। तो मैं आपको बताता हूँ। जब नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज को रखा जाए। तो लोगों ने समझाया कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो सकता, अभी सही समय नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं अलग पार्टी बना लेता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अलग पार्टी बना लिया, जो इस पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। याद रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ये कहानी है, आप समझ गए। तो फिर गांधी जी समझाते हैं कि ठीक है, आपका पूर्ण स्वराज की मांग है तो मैं इसको रखूँगा। तो अगले साल हम इसको डिमांड रखेंगे, इस साल हम रखते हैं डोमिनियन का ही। अगर सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो अगले साल हम लोग पूर्ण स्वराज को रख देंगे। यही हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता। बस यही आंसर हो जाएगा। इस सवाल में कोई दम ही नहीं है जब मैं इसको पढ़ूं। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था? तो 1929 में ही, 1929 में। आगे बात करते हैं। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोधास्वरूप 14 सूत्रीय कार्यक्रम को क्या कर रखा था यहाँ पे। ठीक है, रखा था। संयुक्त नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव की मांग की गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके डॉक्टर M.A. अंसारी थे। डॉक्टर M.A. अंसारी थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका नहीं, अब समाप्त हो गया है। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। फिर से कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, आप लोग उसे पढ़ते चलिएगा। जो एग्ज़ाम देखिए, आप BPSC का सवाल यहाँ पे कितने प्रकार का था, अलग अलग प्रकार से सवाल पूछा गया था, एक ही सवाल था। आप ये जान लीजिए, स्वराज पार्टी का गठन और साइमन कमीशन जो है कि BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से एक वीडियो में। थैंक यू, बाय।